हाय स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने ठोस अवस्था में ठोस के प्रकार पढ़े थे, जिसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने डिटेल में इनके टाइप्स को पढ़ लिया था। अब क्रिस्टलीय ठोस की यदि हम बात करें तो जब जो अणु होते हैं या फिर परमाणु होते हैं किसी भी ठोस के, तो उनसे जब क्रिस्टल बनाया जाता है किसी भी ठोस का, तो क्रिस्टल को समझने के लिए हमको उसके टर्मिनोलॉजी को भी समझना पड़ता है कि जो छोटे छोटे शब्द जब आते जाएंगे किसी भी क्रिस्टल में, तो वो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जालक बिंदु, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, बिंदु का अर्थ है एक छोटा सा पॉइंट या छोटा सा बिंदी। तो जालक बिंदु शब्द का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई भी जो ठोस है उस ठोस के स्ट्रक्चर को जब हम 3D में ड्रा करेंगे। अर्थात 3D का अर्थ है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर हम किसी प्लेन सरफेस पे अर्थात पेपर पे ड्रा करेंगे जिसके अगल बगल ऊपर नीचे और दाएं बाएं सारा हिस्सा दिखेगा। जैसे कि आसमान में जैसे प्लेन उड़ते रहता है या फिर कोई भी पक्षियाँ उड़ती हैं, तो वो एक प्रकार से 3D गति होती है जिसको त्रिविम गति कहते हैं। तो उसी तरीके से ठोस का जब स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उसको हम एक पॉइंट का रूप दे देते हैं, और वो पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं जालक बिंदु। ये स्पेशली ठोस के केस में होता है 3D स्ट्रक्चर में। लेकिन यहीं पे यदि मैं द्रव और गैस की मैं बात करूं, तो द्रव और गैस के केस में हम इस तरीके से ड्रा करते हैं। एक अपना नाभिक होता है और साथ में नाभिक चूंकि परमाणु के बीच में होता है, तो इस तरीके से प्लस के रूप में दिखा देते हैं। उसके बाहर इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से मूव करते रहता है, इस फॉर्म में दिखाते हैं। ये द्रव और गैस के केस में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो 3D हो या 2D हो। लेकिन यहीं पे हम यदि ठोस का लें तो ठोस को हम इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में दिखाते हैं, तो इन्हीं को जालक बिंदु कहा जाता है। अब चूंकि ये छोटे पॉइंट हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे होते हैं कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से, फिर दूसरा तीसरे से, इस तरीके से ये जुड़े रहते हैं। अब इन्हीं को ये छोटे पॉइंट्स में दिखाते हैं। छोटे पॉइंट्स में दिखाने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम कोई 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं किसी भी सीट पर, तो वो 3D स्ट्रक्चर बहुत बड़ा साइज़ नहीं बन पाता, छोटा सा बन पाता है। और यहीं पे यदि हम ये बबल्स को लें बड़े साइज़ का, तो फिर 3D स्ट्रक्चर हम आसानी से किसी भी प्लेन सरफेस पर या किसी भी छोटे पेपर पर हम ड्रा नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका फ़ायदा रहता है, और इसीलिए इसको जालक बिंदु अर्थात छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में दर्शाया जाता है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब सेकेंड टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वो है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। अब क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक का अर्थ है, त्रिविम का अर्थ है यहाँ पे 3D अर्थात आसमान में जैसे पक्षियाँ उड़ती हैं, इस टाइप का जो डायमेंशन रहता है उसको 3D बोलते हैं। अर्थात इसमें सभी दिशाओं से जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वो कंप्लीट दिखने लगेगा। तो 3D क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक का अर्थ है कि ये जो जालक बिंदु हैं, इन जालक बिंदु को यदि हम क्रम से जमाते जाएँ, अर्थात एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इस तरीके से एक जालक बिंदु दूसरा तीसरा, ऐसे एक क्रम से जमाते जाएँ, और जमाने के बाद जब हम इनको आपस में ऐसा जोड़ दें इस तरीके से, और अर्थात सभी को इस तरीके से जोड़ते जाएं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, अर्थात ये खोखला खोखला, अर्थात ये चौकोर और बाउंड्री की टाइप का, तो इन्हीं स्ट्रक्चर को कहा जाता है जालक या क्रिस्टल जालक। कहने का अर्थ है कि क्रिस्टल जालक एक प्रकार से कोई भी जो क्रिस्टल होता है या फिर ठोस होता है, उसका एक ढांचा होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में पूरा चमड़ी रहता है, और चमड़ी को यदि हटा दिया जाए तो उसमें सिर्फ हड्डी के ढांचे बनते हैं, उसी तरीके से ये, तो इनको कहा जाता है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। अर्थात इन्हीं से सबसे क्रिस्टल का निर्माण होगा। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, तो वो है एकक सेल। ये अपना हो गया पहला, ये हो गया दूसरा क्रिस्टल जालक, और ये हो गया तीसरा। एकक सेल को यूनिट सेल या इकाई सेल कहते हैं। अब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे मनुष्य का शरीर कोशिका अर्थात सेल से बना होता है, उसी प्रकार कोई भी जो ठोस क्रिस्टल होता है उसका भी पूरा हिस्सा किससे बना होता है, यूनिट सेल या एकक सेल से, अर्थात छोटे छोटे हिस्सों से। इसके अब इसको हम कैसे तुलना कर सकते हैं, इसकी तुलना हम कर सकते हैं घर से। जैसे घर में की जो दीवारें होती हैं वो ईंट से बनी होती हैं, तो ईंट वास्तव में यूनिट सेल को बनाने का काम करता है। अर्थात ईंट की तुलना हम यूनिट सेल से कर सकते हैं। और यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल होता है निश्चित जालक बिंदुओं का समूह। निश्चित जालक बिंदु का अर्थ है कि इस तरीके से यदि मैं जालक बिंदु को लूँ और कुछ गिने चुने जालक बिंदुओं को ऐसे मैं आपस में जोड़ दूं, तो ये जो बन रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम बोल रहे हैं यूनिट सेल या एकक सेल, या जिसको इकाई सेल भी कहा जाता है। इकाई सेल अर्थात इकाई कोशिका भी उसको हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब यदि हम इसको 3D में स्ट्रक्चर को ड्रा करें, तो 3D में यह स्ट्रक्चर हमको इस तरीके से दिखेगा। ये हम सबसे पहले इस तरीके से बना सकते हैं चौकोर, उसके बाद ये अगला इसके ऊपर में, अर्थात मैं एक प्रकार से क्यूब बना रहा हूँ, घन बना रहा हूँ, तो इस तरीके से इसको बनाइए। उसके बाद इसको हम बराबर हिस्से में ऐसा तोड़ सकते हैं। पहला हो गया और ये हो गया दूसरा, और इस तरीके से ये टोटल 2 हिस्से में टूट गया। इस तरीके से इसको हम ऐसे आड़ी भी तोड़ सकते हैं ऐसे, और ये वाले को इस तरीके से ऐसे। अब इनको हम आपको आपस में ऐसे जोड़ना है। टोटल हमने 2 तरीके से जोड़ दिया। अब चूँकि इसको हमने खड़ी काटा है, तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया है, ये वाला बिंदी, और दूसरा पॉइंट हमको मिल गया है यहाँ पे। अब इनको हम आपस में जोड़ देते हैं, जैसे इसको हमने जोड़ रखा है, तो एक इस तरीके से हमको टोटल ये 4 खाने मिल गए। पहला ये बन गया ईंट के शेप का, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। और इसी के ये जो पॉइंट्स होते हैं, इसमें
रहता है जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट जिसको कहा जाता है। तो ये वास्तव में जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, कोई भी ठोस के परमाणु या अणु होते हैं, अर्थात ठोस के अणु भी हो सकते हैं, ठोस के परमाणु या ठोस के आयन। तो ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ये सारे शब्द प्रयोग किए जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो जालक बिंदु हो गया और ये पूरा हो गया क्रिस्टल जालक। अब यहाँ पे हम यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल हमको कैसे दिखेगा, तो ये देखिए टोटल 1 2 3 4 खाने बने हैं। तो एक खाना को मैं इस तरीके से रेड कलर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा खाना है तो इसी को अर्थात ये चौकोर के रूप में जो दिख रहा है कलर किया वाला हिस्सा, तो इसको हम बोलेंगे एकक सेल या यूनिट सेल। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक का। अब ये वास्तव में कैसा है, ये वास्तव में जैसे कोई पुल बनता है तो पुल में एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ देते हैं, या फिर पुराने बिल्डिंगें होती हैं तो वो ना ढाहे करके आपस में पाइप को कनेक्ट कर रखते हैं तो खोखला ढांचा बन जाता है। वैसा ही ये ढांचा दिख रहा है और इसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये 2D स्ट्रक्चर था और यही स्ट्रक्चर जब 3D में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो हमको इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाना इस यूनिट में सीखना है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। और यदि हम जालक बिंदु की बात करें तो इसकी तुलना हम जैसे कोई कमरा है तो उस कमरे में जो टाइल्स होते हैं उससे कर सकते हैं। अर्थात हमारा टाइल्स मान लो इस तरीके से है तो हर टाइल्स के सेंटर में एक छोटा छोटा बिंदी बना दूँ इस तरीके से, और ये पूरा बाउंड्री को मैं यदि छोड़ दूँ तो ये हमको जो छोटा छोटा बिंदी मिलेगा, इन्हीं बिंदुओं को हम जालक बिंदु कह रहे हैं। कहने का अर्थ है कि पूरा बड़ा शेप में दिखा करके उनको सिर्फ पॉइंट के रूप में दिखा रहे हैं। इसको नोट करिए। फिर ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का प्रकार पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एकक सेल के प्रकार अर्थात यूनिट सेल के प्रकार। यूनिट सेल के प्रकार में सबसे पहले देखते हैं एक विमी एकक सेल या यूनिट सेल। इसको 1D कहते हैं। 1D का अर्थ होता है 1 डायमेंशन। अब जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं एक विमी गति, या एक विमी गति किसमें होता है, जैसे सांप हो गए जो कि पूरे सो के अर्थात घसीटते हुए ज़मीन पर चलते हैं या फिर रेंगते हैं, उनको कहा जाता है एक विमी गति। तो इसमें भी उसी टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन यहाँ इसकी खासियत ये रहेगी कि जो परमाणु या अणु हैं, जिसको हम पहले जालक बिंदु बोलते थे, उन्हीं चीज़ को यहाँ पे हम परमाणु या अणु बोल रहे हैं, या फिर कभी कभी आयन भी बोलेंगे। तो ये याद रखना है। तो जो परमाणु या अणु हैं वो एक रेखा में रहते हैं, अर्थात इस तरीके से, जैसे एक जालक बिंदु हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, इस तरीके से रहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऐसा ही रहे, ऐसा भी हो सकते हैं। खासियत ये है कि सिर्फ एक लाइन पे रहेंगे, एक से अधिक लाइन नहीं रहेंगे। अब इसी चीज़ को मैं यदि थोड़ा सा बड़ा करके देखूँ, ये तो छोटे छोटे पॉइंट के रूप में जालक बिंदु के रूप में है, बड़े रूप में यदि हम देखें तो यही चीज़ इस तरीके से जुड़ा रहता है, ऐसे ये वास्तव में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये जालक बिंदु और इन्हीं जालक बिंदु को यदि हम और बड़ा कर दें तो वो ऐसा वास्तव में दिखेगा। क्योंकि साइज इसका बड़ा होता है इसलिए हम इसको जालक बिंदु के रूप में दिखाते हैं, ताकि कम जगह घेरे आसानी से इसको हम ड्रा कर सकें। अब इसको डिफाइन करने के लिए अर्थात एक विमी जो यूनिट सेल है, इसको हम कैसे पहचान पाएंगे, तो इस तरीके से रेखा रहेगा और इसमें सिर्फ हम एक चीज़ डिफाइन कर पाएंगे, एक चीज़ का अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का तो जो दूरी है इसको हम ए बोलेंगे। अर्थात इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, एक पैरामीटर अर्थात एक जैसे यहाँ से यहाँ तक का दूरी, चाहे यहाँ से यहाँ तक का दूरी, सिर्फ इसमें हम दूरी ही पता कर सकते हैं, बाकी कोई भी डाटा इसमें हम पता नहीं कर सकते। अर्थात ये जो जालक यूनिट सेल बनेगा एक विमी प्रकार का, इसमें सिर्फ एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच का दूरी पता चलेगा ना, और इसके बीच का कोण पता नहीं चलेगा, ये है इसका। तो एक पैरामीटर पता कर सकते हैं, अर्थात एक पैरामीटर के द्वारा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसको, एक विमी एकक सेल को, यूनिट सेल को। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, इस तरीके से है। अब इसको मैं यदि यहाँ तक बढ़ा दूँ तो इसका अर्थ भी वही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का दूरी, अर्थात हर एक पॉइंट के बीच का दूरी सिर्फ ए है। अर्थात इसमें हम सिर्फ दूरी ही पता कर सकते हैं, दो बिंदुओं या फिर दो परमाणुओं के बीच का। बिंदु और परमाणु दोनों एक ही चीज़ है, ये हमेशा याद रखें। अब दूसरा है द्विविमी एकक सेल। द्विविमी एकक सेल का अर्थ है कि ये दो अलग अलग दिशाओं में रहेगा। जैसे द्विविमी गति चलता है, जैसे मनुष्य सामने मतलब मनुष्य जब चलता है तो वो द्विविमी अर्थात 2D टाइप का होता है, 2 डायमेंशन इसको बोलते हैं। ये फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है। इसमें क्या होता है, सामने का हिस्सा हम देख पाएंगे, ऊपर का हिस्सा देख पाएंगे, अपने पीछे का हिस्सा नहीं देख पाते हैं हम लोग। तो इस टाइप का जो रहेगा यूनिट सेल, इसको द्विविमी बोलेंगे। अब इसके नाम से जैसे पता चल रहा है कि 2 डायरेक्शन में रहेगा। 2 डायरेक्शन में का अर्थ है कि स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं, एक जालक बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये तो एक लाइन में था तो एक विमी था, अब एक से अधिक हो जाए, जैसे मैं दूसरा ले लिया, तीसरा, इस तरीके से तीसरा भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है एक ही रहे, ढेर सारे, लेकिन इसकी खासियत क्या है, सब के सब एक ही तल पे रहें। अर्थात ये जैसे मेरा हाथ है तो इसके ऊपर ही सब के सब अरेंज रहें एक के साथ एक। तो उस टाइप का जो यूनिट सेल बनेगा, अर्थात इनको जोड़ने से, हमने क्या पढ़ा है, जो जालक बिंदु होते हैं उनको जोड़ने से हमेशा क्या बनता है, यूनिट सेल या एकक सेल। जैसे ये जो जालक बिंदु थे इनको हमने जोड़ दिया तो इस टाइप का जो यूनिट सेल बना, जो एक रेखा टाइप का बना, उसको हम एक विमी बोल रहे हैं। द्विविमी में क्या होता है, अब इसको जैसे एक यूनिट सेल को मैं दूसरे से जोड़ूंगा तो एक रेखा बन गया, तो ये एक विमी हो गया। अब अगला देखिए, इस टाइप वाले में मैं इसको इसके साथ जोड़ दूँ,
और इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ, तो इस टाइप का जो बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं द्विविमी। अब इसमें हम दो चीज़ डिफाइन कर पाएंगे। दो चीज़ डिफाइन का अर्थ है कि देखिए ये कोण बन गया, तो ये कोण को हम बोलते हैं थीटा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ए मान सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी बी। अब बाकी चीज़ें हमने छोड़ रखी है, तो बाकी चीज़ें छोड़ रखी है का अर्थ है कि ये थीटा है तो इसके सामने वाला भी थीटा होगा, ये ए है तो इसके ऊपर वाला भी ये होगा, और ये बी है तो इसकी ये वाला भी बी होगा। अर्थात हम टोटल द्विविमी जो यूनिट सेल होता है इसको हम इसमें टोटल 3 पैरामीटर द्वारा पता कर सकते हैं, अर्थात पहचान सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये हमने क्या किया है, जालक बिंदुओं को जोड़ दिया, चूँकि अलग अलग लाइन है, ऐसी इधर भी और हम आगे बढ़ा सकते हैं। खासियत ये है कि सबके सब एक तल में रहेंगे तभी ये द्विविमी होंगे, और एक से अधिक तल में हो जाएंगे तब हम पहुंच जाएंगे 3D या त्रिविमी वाले में। अब देखिए ये जो बिंदु हैं वो वास्तव में ऐसे दिखते हैं, ये बड़े बड़े बबल्स के रूप में, और ये सारे बबल्स इस तरीके से ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अर्थात इस पॉइंट से यहाँ तक का हमने ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनाया है, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर। अब देखिए त्रिविमी का अर्थ होता है 3D, अर्थात 3 दिशाओं में। 3 दिशाओं का अर्थ है कि सभी दिशाओं में, एक अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष। जैसे इसमें 2 अक्ष बन रहा था, इसको मैं यदि और आगे बढ़ा दूँ तो ये एक्स बन जाएगा, और इसको मैं ऊपर इधर बढ़ा दूँ तो ये वाई बन जाएगा, और इसको मैं सिर्फ एक अक्ष। ये पूरा बिल्कुल फिजिक्स की तरह है। अब इसमें हमको सिर्फ ये तीसरा वाला बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही पूरा यूनिट में पढ़ना है, तीसरा और 3D स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखना है। अब इसमें 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो परमाणु या अणु रहेंगे, जिसको हम जालक बिंदु भी बोलते हैं, वो 3D में अरेंज रहेंगे पूरा। अर्थात ये यदि हमारा एक तल है तो इसमें एक के ऊपर एक रहेंगे। अर्थ कहने का अर्थ है कि ये मैं मान लो एक परमाणु लिया, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा, पांचवा, इस तरीके से, और ये एक ही तल पे इनको रखते गया, तो ये तो हो गया हमारा द्विविमी अर्थात 2D टाइप का, जिसको हमने अभी थोड़ा देर पहले ड्रा किया है दूसरा वाले पॉइंट में। ये इस टाइप का हो गया। अब इसके ऊपर मैं अगला और यदि लगाते जाऊँ, अगला और का अर्थ है कि इसके ऊपर में देखो एक लगा दिया, 2, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोला जाता है 3D, अर्थात एक तल के ऊपर दूसरा तल। अब ये 3D में कैसे दिखते हैं वो देखते हैं इसको। तो 3D में इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है। ये यदि मैं लूँ एक चौकोर डिब्बा और इसके साथ एक और लगा दूँ, तो ये देखिए आपस में हम इनको जब जोड़ेंगे तो 3D में यही स्ट्रक्चर हमको ऐसे दिखने लगेंगे। ये एक यूनिट सेल का हिस्सा है, अर्थात इसमें से मैंने टोटल 8 चीज़ें उठा ली। 8 अर्थात एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। अब जरूरी नहीं है सिर्फ स्ट्रक्चर ऐसा ही बने, स्ट्रक्चर अलग अलग 7 प्रकार के बन सकते हैं, जिसको हम और आगे डिफाइन करेंगे। मैं एक क्यूब का ले लिया हूँ, अर्थात घन का स्ट्रक्चर ले लिया हूँ, क्योंकि यही आसान है बनाने में, और इसी को हम पूरा पढ़ेंगे यूनिट भर घन के बारे में स्पेशली। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं यदि आगे बढ़ा दूँ तो ये एक अक्ष हो जाएगा। इसको यदि मैं सीधा बढ़ा दूँ इधर ऊपर तो ये वाई हो जाएगा, और इसको इधर बढ़ा दूँ तो ये हो जाएगा जेड। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी मैं ए यदि मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी यदि मैं बी मान लूँ, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी एक जालक बिंदु से दूसरे जालक, जिसको हम परमाणु भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ स्पष्ट याद रखें, परमाणु, अणु, आयन या जालक बिंदु, ये चारों चीज़ें एक ही हैं। और इसी को कभी कभी हम गोला भी बोलेंगे, और आगे यूनिट जब आगे बढ़ेगा तो इन चीज़ों को मैं लिंक करते जाऊँगा, और बारी बारी से इनको स्टेप बाय स्टेप समझते जाएँ। तो ए, बी और ये हो गया सी। अब देखिए इनके यदि मैं कोण बनाऊँ तो ये ए है, तो इसके सामने ये जो हिस्सा है इसको हम बोल देंगे कोण अल्फ़ा। ये बी है तो इसके सामने ये वाला जो कोण है ये कहलाएगा बीटा, और ये सी है तो इसके सामने का कोण कहलाएगा गामा। तो टोटल हम ये जो त्रिविमी यूनिट सेल होता है, इसमें हमको क्या क्या मिला, ए मिला, बी मिला और सी। ये क्या कहलाता है, कोर की लंबाई। कोर की लंबाई अर्थात एक जालक बिंदु से दूसरे जालक के बीच बिंदु के जो बीच का दूरी है उसको कहा जाता है कोर, अर्थात इनको कोर कहा जाता है। तो इन्हीं की लंबाई है ये ए, बी और सी। तो कोर की लंबाई और अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये क्या है, कोण है। कोण अर्थात ये सब कोण जो कोने हैं इनके, वह कोण अर्थात एंगल है। तो टोटल हमको 3 ये और 3 ये, टोटल कितने, 6 पैरामीटर द्वारा पता कर सकते हैं, अर्थात इनको डिफाइन कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो 3D रहता है, अर्थात त्रिविमी यूनिट सेल, प्रत्येक त्रिविमी यूनिट सेल में टोटल 6 डाटा मिलते हैं हमको। ए, बी, सी अर्थात कोर की लंबाई 3 मिलेगी अलग अलग, एक भी हो सकती है वो, और इसी 3 कोण मिलेंगे। तो टोटल 6 पैरामीटर के द्वारा हम यूनिट 3D टाइप का यूनिट सेल जो रहेगा उसके हम प्रकार को बता पाएंगे कि वो कैसा टाइप का 3D यूनिट सेल है और कैसा वो दिखने वाला है। तो उम्मीद है तीनों चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि यूनिट सेल के कितने प्रकार हैं। इस तरीके से ये प्रकार जो है इसको हॉय नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो साइंटिस्ट का नाम तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखें। स्पेशली
इसको नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो त्रिविमी अर्थात 3D या 3 डायमेंशन, जिसमें देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष ये वाला और ये जेड सभी एक्सिस में रहते हैं। तो जो त्रिविमी टाइप का जो यूनिट सेल है, इसके हम 7 प्रकार पढ़ेंगे अर्थात 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे और यही अपने सिलेबस में है। और 7 क्रिस्टल सिस्टम में से उसके टोटल 14 ब्रेविस लेटिस पढ़ेंगे। ब्रेविस लेटिस का अर्थ है कि जो साइंटिस्ट ब्रेविस हुआ करते थे उसने 3D यूनिट सेल के 7 प्रकार जो थे उस प्रत्येक प्रकार में कैसा अलग अलग अरेंजमेंट होगा, अर्थात ये ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा, इनको यदि हम बदल दें कोण को या फिर इनके लंबाई को, कोर की लंबाइयों को, तो अलग अलग जो 7 इसके प्रकार हैं 3D यूनिट सेल के, 7 प्रकार में टोटल मिला के 14 प्रकार के ब्रेविस लेटिस बनते हैं, अर्थात 14 प्रकार के अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको बताया था। तो स्ट्रक्चर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये बंद कोण और ए बी सी इनके मान याद करने हैं, जो कि मैं इसके बाद ड्रा करूँगा। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर त्रिविमी यूनिट सेल के हम प्रकार पढ़ेंगे और इनके मान पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं 7 प्रकार के 3D क्रिस्टल सिस्टम। तो इसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप और कुछ ट्रिक के साथ। अब देखिए, इसको याद करना तो थोड़ा सा समस्या रहता है, लेकिन फिर भी याद कर सकते हैं थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से। जैसे क्रिस्टल तंत्र टोटल 7 प्रकार के होते हैं, उसको अंग्रेजी में याद करेंगे तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। उसके बाद आप उसको हिंदी में ट्रांसलेशन कर लेंगे। अंग्रेजी में कैसे याद कर सकते हैं, जैसे पहला के लिए CU, इसके लिए R, इसके लिए TE, इसके लिए XI, इसके लिए OR, इसके लिए MO, इसके लिए TR। अब देखिए, इसको हम जोड़ेंगे तो कैसा बन जाएगा, CUR कार हो गया, TEXI टैक्सी, OR और MOTR मोटर। क्या बोल सकते हैं, कार, टैक्सी और मोटर। इस तरीके से। अब इससे कैसे निकलेगा, CU से मैं लिखूँगा क्यूबिक, CUBIC क्यूबिक, इसको हम बोलते हैं हिंदी में घनीय। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट है R, R को हम बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को कहा जाता है त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष। इसी को ट्राइगोनल भी कह दिया जाता है। ट्राइगोनल अर्थात त्रिकोणीय। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, लेकिन इस तरीके से रोम्बोहेड्रल याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ये CUR ये कार हो गया टोटल, तो CU से क्यूबिक और R से रोम्बोहेड्रल, तो ये कोडिंग है इसका। उसके बाद TE से हो गया टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। और टेट्रागोनल का अर्थ क्या होता है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, जिसको हमने मेथेन का जो स्ट्रक्चर था उसमें पढ़ा हुआ है। अब XI हमने हेक्सागोनल से लिया हुआ है। हेक्सागोनल का X को हेक्सागोनल, चूँकि इसको हमको टैक्सी बनाना था इसलिए ये वाला जो X है इसके लिए हमने हेक्सागोनल उपयोग किया है। हेक्सागोनल का अर्थ होता है षटकोणीय, षटकोणीय। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। षटकोणीय किसको कर रहे हैं, OR का अर्थ होता है आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। और आर्थोरोम्बिक को कहा जाता है विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष। नेक्स्ट है MO का अर्थ होता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक का अर्थ होता है, मोनो का अर्थ होता है एक, और एक का मोनोक्लिनिक का हिंदी में होगा एकंताक्ष, एकंताक्ष। तो हिंदी में इनके शब्द अटपटे से हैं, तो अंग्रेजी में याद करना सरल है, हिंदी में थोड़ा कठिन है, लेकिन हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी जरूर याद रखें इंग्लिश के माध्यम से। और TR का अर्थ होता है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और ट्राई का अर्थ होता है 3, तो इसको मैं, चूंकि इसको मैं मोनो का अर्थ एक होता है तो एकंताक्ष बोल रहा हूँ, तो ट्राइक्लिनिक का अर्थ बोलूँगा त्रिंताक्ष या त्रयंताक्ष भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने याद कर ली होंगी। कैसे याद करना है, 7 क्रिस्टल सिस्टम अर्थात 3D जो यूनिट सेल होता है उसके टोटल 7 प्रकार बनते हैं। 7 प्रकार, पहला CUR कार हमने बोला, दूसरा टैक्सी, चौथा ROR, पांचवा मोटर। तो कार, टैक्सी और मोटर इस तरीके से आप याद करेंगे तो इसलिए आपको याद हो जाएगा। कार छोटा होता है, टैक्सी उससे थोड़ा बड़ा और मोटर और भी बड़ा होता है। तो इस तरीके से इसको याद सकते हैं। कार से CU से क्यूबिक हो गया, R से रोम्बोहेड्रल, TE से टेट्रागोनल, XI हमने इसके लिए हेक्सागोनल से लिया हुआ है, R से आर्थोरोम्बिक हो गया, MO से मोनोक्लिनिक और TR से ट्राइक्लिनिक। अब इसमें देखिए कोर की लंबाई को आप याद करिए। इसके पहले हमने 3D का एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखा था यूनिट सेल का, जिसमें अल्फा बीटा गामा और ABC टोटल 6 पैरामीटर से डिफाइन कर सकते हैं।
तो वही है कोर की लंबाई। तो इसमें जो क्यूबिक रहता है ये परफेक्टली सिमेट्रिकल रहता है। परफेक्टली सिमेट्रिकल का अर्थ होता है इसमें कोर ए और कोर बी और कोर सी तीनों बराबर रहते हैं। रोम्बोहेड्रल की यदि मैं बात करूं तो रोम्बोहेड्रल में भी ए बी और सी तीनों बराबर रहते हैं। टेट्रागोनल की यदि मैं बात करूं तो ए बराबर बी परंतु सी और बी बराबर नहीं होते। उसी तरीके से हेक्सागोनल की बात करूं तो ए बराबर बी और सी बराबर नहीं होते हैं। अब आखिरी के तीन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी अर्थात तीनों बराबर नहीं है। ये भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और ये भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इस तरीके से इसको याद करना है। अब बंद कोण अर्थात इनके बीच कोण की मैं यदि बात करूं तो कोण को हम अल्फा बीटा और गामा के रूप में दर्शाते थे। जो घनी होता है वो परफेक्टली होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अर्थात सब तरफ से वो बराबर होता है, इसलिए इसके जो कोण है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर होता है 90 डिग्री का कोण। और इसमें जो ब्रेविस लेटिस होते हैं, ब्रेविस लेटिस अर्थात ये जो क्यूबिक टाइप का होता है, इसके और इन एंगलों को बदल के और कितने कोण बनाए जा सकते हैं, अर्थात इन एंगल को थोड़ा सा आगे पीछे करके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एंगल हैं इनमें जो परमाणु होते हैं उन परमाणु की व्यवस्था को थोड़ा सा बदल के और कितने टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसको ब्रेविस लेटिस कहते हैं। ब्रेविस साइंटिस्ट का नाम है, चूँकि साइंटिस्ट ने दिया था ब्रेविस ने, इसलिए ब्रेविस लेटिस कहते हैं। अर्थात ये जो घनी यूनिट सेल होता है उसके और कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं उसको हम बोल रहे हैं ब्रेविस लेटिस। तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर टोटल 3 होते हैं। कौन कौन से, इसको देखिए एस सी का अर्थ होता है सिंपल क्यूबिक अर्थात सरल टाइप का, दूसरा होता है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और तीसरा होता है FCC। अब ये चीज़ें क्या होती है, इन तीनों चीज़ों को हम इसके बाद पढ़ेंगे, इस टेबल के बाद। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब इसी प्रकार और दूसरे यदि हम एंगल अर्थात कोण की बात करें तो देखिए अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये किस में होता है, ये होता है रोम्बोहेड्रल में। इसमें सब इक्वल थे 90 डिग्री के और ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, अर्थात इसमें इक्वल और इक्वल नॉट। उसके बाद फिर इक्वल किसमें, तीसरा टेट्रागोनल में। तो ये 3 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, सब इक्वल और ये इक्वल नॉट अर्थात 90 डिग्री नहीं होता गामा और इन सब का। उसके बाद अल्फ़ा बीटा और गामा टोटल सब 90 डिग्री वाले होते हैं, इसके पहले के जैसा रिपीट। उसके बाद अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री किसमें, हेक्सागोनल में, गामा 120 डिग्री। उसी प्रकार आर्थोरोम्बिक की यदि बात करूँ तो अल्फ़ा बीटा और गामा सब 90 डिग्री, अर्थात देखिए एक अल्टरनेशन में है, ये सब बराबर 90, उसके बाद एक के बाद फिर बराबर, फिर एक के बाद फिर बराबर। तो इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। जैसे इनको कोडिंग करके 2 बराबर, फिर 2 अलग है नॉट इक्वल और फिर 3 बराबर, इस तरीके से। अब यदि हम लास्ट की बात करें मोनोक्लिनिक तो ये अल्फ़ा और गामा 90 के होते हैं और बीटा नॉट इक्वल टू 90। और इसके बाद ट्राइक्लिनिक की यदि मैं बात करूं तो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अर्थात देखिए ये जो 7वां वाला है ये मोस्ट असिमेट्रिकल है अर्थात असममिति, और ये मोस्ट सिमेट्रिकल है। मोस्ट सिमेट्रिकल का अर्थ है कि इसके सारे कोण एक बराबर हैं और सारी दूरी एक बराबर, लेकिन इसके सारे कोण अलग हैं और सारी दूरी अलग है। तो ये अटपटा स्ट्रक्चर दिखेगा और ये एक जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा सभी एंगल में। अभी इनके ब्रेविस लेटिस की बात करूं तो इसमें 3 ब्रेविस लेटिस होते हैं। तो ये सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और FCC, तो उसको याद रखना है और ये चीज़ हम इसके बाद समझ पाएंगे कि इनका अर्थ क्या होता है जो लिख रहा हूँ। फिलहाल इनको याद रखेंगे। अब इसके 3 के बाद जो दूसरा होता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल का जो ब्रेविस लेटिस होता है वो होता है 1, और 1 जितने भी ब्रेविस लेटिस होते हैं वो SC होता है, या इसको SCC भी बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक अर्थात सरल घनी। उसके बाद टेट्रागोनल, टेट्रागोनल का जो ब्रेविस लेटिस होता है वो होता है 2, और यहाँ कौन कौन सा, एक होता है सिंपल क्यूबिक और दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड। तो ये सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्या होता है इसको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा है हेक्सागोनल, जिसको हमने XI से दर्शाया था, इस X की वजह से इसको हमने कार, टैक्सी और मोटर इस तरीके से, और मोटर इस तरीके से हमने बनाया हुआ है कोडिंग। तो ये कोडिंग आप याद रखेंगे, बिना कोडिंग के आप याद नहीं रख सकते। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। इसी तरीके से इनको कोडिंग कर सकते हैं। ये शुरू के 2 बराबर, ये अलग, फिर 3 एक जैसे। इसका अल्टरनेशन में 90-90 वाला है और शुरू और अंतिम का एक दूसरे के उल्टे में है सारा चीज़। जो हम ब्रेविस लेटिस पढ़ रहे थे, पहले में 3, उसके बाद दूसरे में 1, अगले में 2। अब इसको ऐसा याद कर सकते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, इस तरीके से। और ये वाली चीज़ें 3 है तो सब के सब हैं, 1 है तो SC जितने भी 1 आएंगे उसमें, और 2 है तो SC और BCC। अब देखिए चौथा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में 1 होता है, 1 अर्थात इसका एक ही ब्रेविस लेटिस होता है, वो भी SC टाइप का। ठीक, अब उसके बाद हम यदि बात करें आर्थोरोम्बिक का, तो आर्थोरोम्बिक में टोटल 4 होते हैं। कौन सा, 5वें नंबर का। 4 कौन कौन से, एक होता है सिंपल क्यूबिक, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा होता है FCC और चौथा होता है ECC। ECC का अर्थ होता है यहाँ पे इंड सेंटर्ड।
और इंड सेंटर्ड का अर्थ हम इसके बाद समझेंगे कि इसका अर्थ वास्तव में क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक तो इसको हम कैसे याद करेंगे, मोनोक्लिनिक में आएगा 2। अब 2 कौन कौन से होंगे, वो एक होता है सिंपल क्यूबिक और दूसरा होता है इंड सेंटर्ड। जैसे इसमें ECC हमने जो पढ़ा वही चीज़ है ये भी, इंड सेंटर्ड, या फिर इसी को हम ECC करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक का सिर्फ 1 होता है और 1 जितने हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सिंपल क्यूबिक, जिसको हम SC से दर्शा सकते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं 3 1 2। उसके बाद इसको याद क्या कर सकते हैं, इसके बाद 1 आएगा ये याद रखेंगे, इसके बाद 4 2 का 1 ऐसा करके इसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो उम्मीद है ये याद करने का तरीका आपने सीख लिया होगा। ब्रेविस लेटिस को कैसे याद करेंगे और क्रिस्टल सिस्टम को कैसे याद करेंगे, इसके एंगल के साथ और साथ में कोर की लंबाई के साथ। इसको नोट करिए। हम पढ़ रहे थे टोटल 3D क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के, और उसमें ब्रेविस लेटिस कितने टाइप के होते हैं। ब्रेविस लेटिस टोटल 14 टाइप के होते हैं। यहाँ पे जितने मैंने डाटा लिखे हुए थे, जैसे 3 1 2, उसके बाद फिर 1 था, उसके बाद 4 2 1 था, इस तरीके से सारे को टोटल करेंगे तो 14 टाइप का आएगा। अब इसका क्वेश्चन कैसा बनता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, और साथ में जो अल्फा बीटा गामा या फिर A B और C जो इनके कोर की लंबाई थी, जिसको एज भी कहा जाता है, तो ये लंबाई का मान पूछा जाता है। और अल्फा बीटा गामा जो बॉन्ड एंगल थे, अर्थात इनके जो कोण थे, वो भी पूछे जाते हैं। तो कोण तो याद करने हैं, लेकिन इस टाइप से भी सामान्य क्वेश्चन, जैसे कुल 3D क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसको जो हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा, कुल ब्रेविस लेटिस, अब 3D में, 3D अर्थात त्रिविम में, क्योंकि उसी के हम पढ़ रहे थे, तो ये होता है टोटल 14। और यदि यहीं पे हम ब्रेविस लेटिस 2D में कहें, ब्रेविस लेटिस 2D में, तो ये 2D में टोटल होता है 5, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक सममित अर्थात सिमेट्रिकल। जब सिमेट्रिकल का अर्थ होता है सारे डिस्टेंस इक्वल रहें, और इसको हम यदि किसी हिस्से से काटे बीच से, तो वो 2 बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जाए, उसको कहा जाता है सिमेट्रिकल या सममित। तो सबसे अधिक सिमेट्रिकल क्रिस्टल तंत्र, ये पहले नंबर का, जिसको CU करके हमने याद किया था कार वाले में। तो CU अर्थात क्यूबिक, क्यूबिक का अर्थ होता है घनी। तो जो घनी है, ये क्रिस्टल सिस्टम हमारा सबसे सिमेट्रिकल माना जाता है, इसको क्यूबिक कर दिया जाता है। उसी प्रकार सबसे अधिक असममित क्रिस्टल तंत्र, सबसे अधिक असममित का अर्थ होता है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का अर्थ है, और यहाँ पे चूंकि सबसे अधिक का अर्थ है कि वो कहीं से भी काटे, वो अलग अलग मतलब बराबर हिस्से में कभी भी नहीं टूटेगा, अर्थात बहुत ज़्यादा उसके बंध अलग अलग रहेंगे, दूरियाँ अलग रहेंगी, अर्थात उनके कोर की लंबाई अलग अलग रहेंगे। तो ये सबसे लास्ट वाला, जिसको हमने जो मोटर शब्द यूज़ किया था, उसमें TR वाला जो लाइन था, उसके लिए हमने ट्राइक्लिनिक शब्द उपयोग किया था। ट्राइक्लिनिक का अर्थ होता है त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष। इसको अंग्रेजी में याद करें वो ज़्यादा बेटर है, ट्राइक्लिनिक, क्योंकि इंग्लिश में याद करने में आपको आसानी होगा, हिंदी में भले याद ना हो, इंग्लिश में हो जाएगा। सबसे अधिक ब्रेविस लेटिस युक्त क्रिस्टल, अर्थात जो क्रिस्टल सिस्टम था हमारा 3D टाइप का, उसमें सबसे अधिक ब्रेविस लेटिस आर्थोरोम्बिक में था। वो टोटल कितने थे, 4 टाइप के थे, आर्थोरोम्बिक। और आर्थोरोम्बिक को क्या कहा जाता है, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष। और इनकी संख्या टोटल कितनी थी, 4 थी। यहाँ पे SC, BCC, FCC और ECC टाइप के टोटल 4 ब्रेविस लेटिस बनते थे। माचिस की ज्यामिति अर्थात जो मैच बॉक्स होता है, उसका ज्योमेट्री किस टाइप का होता है, तो मैच बॉक्स का ज्योमेट्री ये आर्थोरोम्बिक टाइप का ही होता है, आर्थोरोम्बिक। उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए। फिर हम जो 3D यूनिट सेल के अंतर्गत हमने घनी टाइप का जो यूनिट सेल अर्थात क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा, उसमें जो परमाणु होते हैं घनी यूनिट सेल में, उन परमाणुओं का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इसको नोट करिए। अब हम पढ़ रहे हैं घनी एकक सेल अर्थात क्यूबिकल यूनिट सेल में जो भी एटम होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। कंट्रीब्यूशन का अर्थ होता है कि जब हम जालक बिंदु, जिसको हम परमाणु या अणु भी कहते हैं, उनको जब हम किसी क्रिस्टल के कॉर्नर पे या कहीं भी लगाएंगे, तो जो हमारा यूनिट सेल बनेगा, उस यूनिट सेल में प्रत्येक परमाणु का कितना हिस्सा में रहेगा, अर्थात कितना योगदान रहेगा एक यूनिट सेल में, उसके बारे में समझ रहे हैं। इसको यदि समझ लेते हैं तो जो क्यूबिकल यूनिट सेल हैं उसमें कंट्रीब्यूशन को समझना आसानी हो जाता है, अर्थात कैलकुलेशन आसानी हो जाता है कि एक यूनिट सेल को कितने एटम मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अर्थात अलग अलग पोजीशन पे हम देख रहे हैं कि क्यूबिकल यूनिट सेल में जो एटम अलग अलग ये 4 कंडीशन पे रहेंगे, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को मिलने वाला है, अर्थात एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना हिस्सा आएगा टोटल परमाणु का, ये हम समझने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि जो क्यूबिकल यूनिट सेल है अर्थात घनी यूनिट सेल, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है जिसमें सारे लंबाई चौड़ाई बराबर होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारा एक घन हो गया। अब इसमें देखिए अंतः केंद्र या बॉडी सेंटर। अब सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी सेंटर क्या है। तो बॉडी सेंटर का अर्थ होता है कि ये यदि मैं कोई यूनिट सेल बनाता हूँ तो इसके बीच में इस तरीके से ऐसा समझिए कि एक बॉक्स है, उसके बीच में कोई गेंद उड़ रहा है, या फिर कोई कमरा है उसके बीच में कोई चीज़ अलग
लटकी हुई है, तो उस टाइप की चीज़ों को हम बोल रहे हैं अंतः केंद्र। केंद्र का अर्थ होता है बीच और अंतः का अर्थ होता है अंदर, अर्थात यूनिट सेल के बीच के हिस्सा। अब चूंकि ये यूनिट सेल पूरा खोखला है और इसके बीच में ये है, तो इसको टोटल अर्थात इस यूनिट सेल को इस परमाणु का, जिसको हम जालक बिंदु नाम भी देते थे, इस परमाणु का टोटल कितना हिस्सा मिलेगा, अर्थात इसकी जो साझेदारी रहेगी, साझेदारी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 1। किसके लिए, एक यूनिट सेल के लिए। क्यों, क्योंकि ये बीच में रहता है, तो ये याद रखना है। अर्थात मैं यदि मैं परसेंट निकालूं तो चूंकि इसकी संख्या 1 थी तो उसको मैं 100 मान के यदि चलूँ तो ये टोटल 100% इसका कंट्रीब्यूशन होगा। इस तरीके से फलक केंद्र पर, अब फलक टोटल कितने होते हैं वो समझ लेते हैं। अंतः केंद्र की संख्या हमेशा 1 होती है। अंतः केंद्र की संख्या हमेशा कितनी होती है, 1, जिसको BC या बॉडी सेंटर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। इनकी संख्या 1 होती है और एक यूनिट सेल को इसका 1 ही मिलता है, क्योंकि किसी को टच नहीं करता है, बीच में पड़े रहता है। इस वजह से फलक केंद्र की यदि मैं बात करूं तो फलक केंद्र यदि मैं इस तरीके से क्यूबिकल यूनिट सेल या घनी यूनिट सेल बनाऊं तो इसमें देखिए, इसको एक कमरे से तुलना कर सकते हैं। जो अपने घर का कमरा है उसमें ऊपर छत हो गया और नीचे जिस फर्श वाला हिस्सा, तो टोटल हो गए 2 फलक। अगल बगल की दीवार तो टोटल 4 और आमने सामने की दीवार, तो टोटल फलक की संख्या जिसको फेस कहा जाता है, यहाँ फेस का अर्थ चेहरा से नहीं है, यहाँ फेस का अर्थ फलक से है, याद रखें। तो ये फलक टोटल होते हैं 6। अब यदि मैं बात करूं इसमें क्या लिखा हूँ, फलक केंद्र पर, अर्थात ये जो हमारा फलक है टोटल 6, तो यहाँ इनमें सब में यदि हम बैठाते जाएं परमाणु को, जिसको हम जालक बिंदु भी कहते हैं और इसी को अणु भी कह सकते हैं, और कभी कभी इसका नाम हम बदल के गोला शब्द भी प्रयोग करेंगे, या बबल्स के रूप में या फिर बिंदु के रूप में। और जब यूनिट आगे बढ़ते जाएगा तब तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये चीज़ें क्या है, वास्तव में एक ही चीज़ें हैं, बस अलग अलग बुक के हिसाब से इनके नाम बदल दिए जाते हैं। तो ये टोटल कितने होगा, 1 2 3 4, और ये पीछे का दीवार 5 हो गया और ये अपने सामने का, तो टोटल हो गया 6। अब देखिए फलक तो टोटल 6 हैं और फलक के हमने केंद्र पर रखा है। अब सोचिए ये एक कमरा है और अंदर का हिस्सा का दीवार तो हम उपयोग कर रहे हैं, अर्थात जैसे हमारा घर बना है तो और एक दीवार है, उस दीवार के मैं बीच में एक बबल्स को रख रहा हूँ, गेंद को, इस तरीके से। तो होगा क्या, ये इधर यदि हमारा घर है तो ये वाला हिस्सा तो हमारा रहेगा और ये वाला हिस्सा क्या रहेगा, पड़ोसी का, अर्थात उस दीवार का हम पीछे वाला हिस्सा उपयोग नहीं कर पाते, वो बगल वाला उपयोग करता है। इस हिसाब से मैं देखूं तो हम सिर्फ इसका आधा हिस्सा उपयोग कर पा रहे हैं दीवार का, जो कि हमारी ओर है। तो इस तरीके से जो फलक में परमाणु जब रहते हैं फलक के केंद्रों पर, तो ये जो परमाणु है ये पड़ोसी का भी इसमें हिस्सा है, और इस जो यूनिट सेल है अपना कौन सा, घनी, इसका भी इसमें हिस्सा है। तो इस हिसाब से चूँकि फलक की संख्या टोटल 6, और चूंकि आधा हिस्सा ही उपयोग हो रहा है इसलिए 6 गुणित 1/2 इस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यदि मैं टोटल एक क्यूब में अर्थात एक घन में बोलूँ तो ये आ जाएगा इसका मान 3। लेकिन यदि मैं सिर्फ एक परमाणु की बात करूँ तो एक परमाणु सिर्फ 1/2 हिस्सा ही इसमें उपयोग, अर्थात एक परमाणु का सिर्फ 1/2 हिस्सा ही एक यूनिट सेल में हमारा काम का रहेगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि फलक तो टोटल 6 होते हैं, लेकिन यदि हम पूरे एक यूनिट सेल में देखें, क्यूबिकल यूनिट सेल में, तो इसका साझेदारी टोटल 3 होता है। अर्थात प्रत्येक फलक सिर्फ 1/2 हिस्सा पार्टिसिपेट करता है किसमें, एक यूनिट सेल में। अर्थात ये बोल सकते हैं कि एक परमाणु का सिर्फ 50% हिस्सा उपयोग होगा। और ये जो 3 मान आया है, ये मान टोटल हमने 6 फलक के लिए काउंट किया है, उसके लिए आया है। अब यदि मैं सिर्फ एक फलक की बात करूं तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 1 गुणित 1/2, तो ये टोटल क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। परसेंट निकालें इसको, ऊपर वाले 1 को 100 मान के, तो 100/2 करें यदि, तो ये टोटल कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, 50%। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये याद रखना है आपको, फलक 6 होते हैं और फलक का सिर्फ आधा हिस्सा, जैसे कि इस इमेज में बताया हूँ, ये सिर्फ आधा हिस्सा हमको मिलेगा, आधा पड़ोसी को मिलेगा। किनारा, जिसको एर्थ सेंटर कहते हैं। अब किनारा क्या होता है, किनारा जैसे समंदर का किनारा वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे यदि हम किनारा की बात करें तो इस तरीके से मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करूँ किसका, क्यूबिक यूनिट सेल का, तो वो इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे किनारे की बात करें तो ये है हमारा किनारा इसमें, अर्थात ये जो हमारा जालक बिंदु है परमाणु है, यहाँ से ये जो बीच में लाइन बन रहा है ना इसको, अब इसमें इसके बीचों बीच एक हमारा परमाणु पड़ा हुआ है। तो इस परमाणु का कितना हिस्सा मिलेगा, जैसे फलक के केंद्र पर फलक के केंद्र पर कोई परमाणु रहता था तो उसका सिर्फ हमको आधा हिस्सा मिलता था, जो कि हमको याद रखना है, 1 का 1/2, क्योंकि आधा हिस्सा हमको मिल रहा है, आधा और आधा पड़ोसी को। उसी तरीके से अंतः केंद्र पर सिर्फ 1, तो किनारे पे ये अलग स्थिति बनेगा। ये देखने में आधा हिस्सा मिलेगा ऐसा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। जब ये यूनिट सेल किसी लैटिस में अर्थात क्रिस्टल जालक में फिट होगा तो इस यूनिट सेल की स्थिति कुछ इस तरीके से बनेगी। टोटल किनारा अर्थात एज, ये पहले जान लेते हैं। किनारा टोटल होता है किसी भी घन में, वो होते हैं 12। कैसे 12, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात 4 किनारे ऊपर के, 4 किनारे नीचे के और 4 अगल बगल के, तो टोटल हो गए
12 और एक किनारा अर्थात किनारे पे यदि हम कोई परमाणु को बिठाएं तो और इस यूनिट सेल में हम इसका यदि योगदान देखें अर्थात कंट्रीब्यूशन देखें तो इसका एक परमाणु का कंट्रीब्यूशन इसके लिए 1/4 होता है। अब कैसे होगा वो देखिए, ये यदि हमारा मान लो दीवार है या छत का दीवार है, ठीक, और यहाँ पे मैं यदि कोई बबल्स को रख रहा हूँ, गेंद को रख रहा हूँ, तो सोचिए ये हमारा छत है, ये इस तरीके से, और ये नीचे का कमरा है, और ये छत के हमने इधर दीवार के किनारे में इस बबल्स को रख दिया है। तो ये आधा हिस्सा तो इसकी और हमारी ओर दिख रहा है, लेकिन सिर्फ आधा हिस्सा नहीं है, इसके पड़ोस में भी तो एक दीवार है, क्योंकि किनारा का अर्थ है दीवार का किनारा। तो आधा हिस्सा उधर बगल में भी चला गया और ये आधा हिस्सा हमारे छत के ऊपर भी निकला है। अब इस सोचिए इसके ऊपर भी कमरा यदि बन जाए तो कमरा बनेगा तो टोटल ये कितने हो जाएंगे इसके पार्ट्स, टोटल इसके हो जाएंगे 4 पार्ट्स इस तरीके से। 4 कैसे, एक इस कमरे का, एक बगल वाले का, और ऊपर में भी वैसी ठीक ऊपर में एक बना रहेगा और उसी के बगल में, अर्थात इस तरीके से ये बनेगा कि ये यदि हमारा किनारा है और इसमें यदि हमने कोई बबल्स को रखा है तो ये ऐसे 4 भागों में टूटेगा। 4 भागों में कैसे, एक तो 2 ऊपर के कमरों के लिए और 2 नीचे के अर्थात अगल बगल वाले कमरों के लिए। तो इस तरीके से जो एक रहेगा उसका कितना हो जाएगा 1/4 हिस्सा। इस तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ 1/4 किसका, एक किनारे के परमाणु का। ये साझेदारी हम समझ रहे हैं, साझेदारी अर्थात कंट्रीब्यूशन 1/4। और 1/4 का अर्थ होता है यदि हम इसका परसेंट निकालें तो एक को यदि मैं 100 मान लूँ तो 100/4 करें तो इस हिसाब से इसका सिर्फ 25% हिस्सा काउंट होगा। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। परसेंट निकालने के लिए सिंपल सा है, इससे गुणा कर दें वो परसेंट आसानी से निकल जाएगा। अब यदि मैं कोने की बात करूँ, ये किनारा है, याद रखें किसको बोल रहे हैं, कोना। कोना का अर्थ होता है कॉर्नर, तो और कॉर्नर का को यदि हम देखें तो ये हमारा यूनिट सेल है और यूनिट सेल का कॉर्नर ये है। अब सिर्फ यही नहीं है, टोटल इसके 8 कॉर्नर हैं, कोने की संख्या टोटल 8। अब इसके कंट्रीब्यूशन की मैं यदि बात करूं तो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका 1/8 हिस्सा इसको मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो समझिए, 1/8 हिस्सा कैसे मिलेगा वो समझिए। इसमें देखिए टोटल और 7 बबल्स हैं इसको छोड़ के, जिसको मैं नहीं दिखाया हूँ। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7 और इसको मिला के 8। अब ये यदि किसी क्रिस्टल जालक में क्रम से ऐसे बैठते जाते हैं तो बैठते जाएंगे तो ये जो बबल्स हैं इसके अगल बगल में इसके अलावा और 7 यूनिट सेल ऐसे बैठेंगे। तो 7 के साथ ये ऐसे कनेक्ट रहेगा एक दूसरे से। तो एक हिस्सा तो इसको मिलेगा, मतलब 7 और को छोड़े यदि तब, अर्थात खुद को काउंट करें तो टोटल 8। तो 8 टुकड़े इसके होने वाले हैं। तो इस तरीके से एक यूनिट सेल का 1/8 हिस्सा इसको मिलेगा। अर्थात मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 × 1/8, तो इसको मिलेगा 1/8। और यदि मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दूँ साझेदारी के रूप में तो परसेंट में ये होता है 12.5%। 12.5% मतलब 1/8 × 100 कर दें तो वो आ जाएगा 12.5%। तो उम्मीद है चीज़ें समझ लिया हो आपने कि अंतः केंद्र मतलब केंद्र के बीच में अकेले एक ही होता है और उसका किसी के साथ साझा नहीं होता, अकेले रहेगा एक यूनिट सेल के लिए। फलक के केंद्र पर रहेगा तो फलक पे जो भी परमाणु आएगा उसका 1/2 हिस्सा हो जाएगा, ये याद रखना है। किनारे पर यदि कोई आता है तो वो 1/4 हिस्सा अर्थात 4 टुकड़े बनेंगे अगल बगल कमरों के लिए, अर्थात अगल बगल यूनिट सेल के लिए और ऊपर की 2 यूनिट सेलों के लिए। तो इस तरीके से वो 1/4। और कोने पर यदि है इस तरीके से तो एक ये खुद और बाकी और 7, तो टोटल 8 हिस्से बनेंगे। तो एक को हम 8 टुकड़े में करें तो उसको हम बोल सकते हैं 1/8, अर्थात एक जो परमाणु है उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा इसको मिलने वाला है। तो इस तरीके से 1 × 1/8। यदि मैं 8 के लिए काउंट करूँ, 8 परमाणु के लिए, तो फिर यहाँ पे 1 की जगह मैं 8 लिखूँगा, अर्थात 8 में से कोई एक का ही बस इसमें हिस्सा रहेगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसको नोट करिए। और नेक्स्ट हम लेक्चर में इसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे कि जो हमारा 3D यूनिट सेल है, अर्थात जो क्यूबिकल 3D यूनिट सेल है, घनी यूनिट सेल, उसमें ये जो साझेदारी है इन्हीं 4 आधार पर कि साझेदारी कैसे हम काउंट करते हैं और एक यूनिट सेल को कितना परमाणु मिलेगा वो हम काउंट करेंगे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, जिसमें हम SCC, BCC और FCC जो हमने ब्रेविस लेटिस में पढ़ा था उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।